Hello students, today we are going to study about gravitational force, है ना। ये स्टैंडर्ड 9 के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं हम, स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंगली नहीं। सो दिस इज, अब देखो क्वेश्चन हमने एक लिया है जो कई बार बच्चों से पूछा जाता है और वो पूरा एक डेरिवेशन है जो मैं आपको आज डिराइव करके बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैसे मिला और फिर उसको कैसे डिराइव करना है और उसका फॉर्मूला कैसे लाना है। ओके, सो पे अटेंशन। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर? स्टेट एंड डिराइव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट मतलब पहले तो उसका स्टेटमेंट लिखिए। अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये समझिए, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। किसी को मैंने खींचा, जैसे अगर आपको मैं ऐसे खींच के बाहर निकालूंगी, इधर आ चल, पड़ता क्यों नहीं है ना, तो मुझे आपको ऐसे पकड़ के खींचना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो वो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स। बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझिए, सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, दिस इज योर सन, दिस इज योर अर्थ, फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है बिना किसी कांटेक्ट के। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, याद रखना। तो क्या सर ये फोर्स सिर्फ सन और अर्थ के बीच में लगेगा? क्या सिर्फ सन और अर्थ के बीच में लगेगा? क्या अर्थ और मून के बीच में लगेगा? हमारे बीच में नहीं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल लॉ है, याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स मतलब तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, फोर्स तो लगेगा, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया और क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सर स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि उसने कहा है स्टेट एंड डिराइव। यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या करता है? अट्रैक्ट्स। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय सम फोर्स। हमें क्या बताया गया है कि भाई दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। किससे? किसी फोर्स से। कौन सा फोर्स सर? इसी फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स का हमने क्या नाम दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है सर, और बताइए ये फोर्स क्या होता है? तो हम बताएंगे कि ये फोर्स कितना लगता है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले मैं पूरा लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब देखो बच्चों, मैं चाहूं तो इसको पीपीटी की तरह से पहले ही टाइप्ड वर्जन में लाऊं और आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वो आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि आपको पीपीटी से ज़्यादा बेटर समझ में आए, बट मैं जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ ठीक वैसे ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब मेरे साथ सब टाइप करके मैं आपको बोल के लिख के बताऊँगा तो टाइपिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगे तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ये मेथड ना फॉलो करूँगा, बट मुझे ऐसा ज़्यादा बेटर लगता है। तो देखो हमें क्या बताया गया कि आप दो ऑब्जेक्ट लिए हो। हाँ सर, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इनके बीच में कोई दूरी है जिसका डिस्टेंस है d। अब हमें क्या बताया गया है कि जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। अगर आपके बॉडी का मास बढ़ते जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने लिखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? मास के। अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ते जाता है तो फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मास कम हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। जैसा मास के साथ होगा वैसा फोर्स के साथ होगा। इफ मास इज इंक्रीजिंग देन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ मास इज डिक्रीजिंग देन फोर्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ऐसे सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं राइटिंग थियरी में कि भाई वो दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके,
तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर मास बढ़ जाएगा फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। तो हमने क्या लिखा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली, इनवर्सली मतलब उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हो रहा है सर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इससे वो कैसा प्रोपोर्शनल है, तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब उल्टा। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समझ में आ रहा है, उल्टा हो रहा है। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फोर्स इज डिक्रीजिंग, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ये जो फोर्स है वो डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, मास से, और इनडायरेक्टली किससे रिलेट करता है, डिस्टेंस से। ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है बच्चों, ये पूरा हमारा क्या है, स्टेटमेंट। पे अटेंशन, एक बार मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ फिर इसे डिराइव करके बताता हूँ। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि सर यूनिवर्स का सारा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स से। सर वो फोर्स कितना होगा, सबसे पहले हमने उस फोर्स का क्या नाम दिया कि उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। That force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Is it clear? चलो आओ देखें और समझें। चलो मान लेते हैं ऐसा कि सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हैविंग मास, उनका कुछ मास होगा m1 एंड m2, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m1 और m2। यहां ड्रॉ कर लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका मास है m1 m2। इनके बीच की जो दूरी आ रही है सर, इनके बीच की जो दूरी आ रही है उसको हमने किससे मेंशन किया है, d से। उसको हमने किससे मेंशन किया है, d से। हमने क्या लिया है, दो ऑब्जेक्ट लिया है सर जिसका मास है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और उनके बीच की दूरी d है। नाउ देखो आगे क्या होगा, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा छोटे में लिखूंगा, ट्राई टू एडजस्ट। अब हमें क्या पता है, नाउ आपने बताया सर जो फोर्स है, हमने क्या बताया, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, इसका तो यही मतलब निकलता है, अगर सर सिंबल में लिखें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दिस इज अवर इक्वेशन 1, है ना। और हमें इतना ही नहीं बताया सर, आपने एक और बात बताई। कौन सी बात, कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं सिर्फ डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सर इसका यही मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो क्या पता चलेगा, फोर्स किसके बराबर है, ऊपर आएगा m1 m2 और नीचे आएगा d का स्क्वायर। अब बच्चों देखो फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से, G m1 m2 अपॉन d²। ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे G क्या है सर, ये G कौन है, तो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर थोड़ा सा और स्पेस में लेना चाहूँगा। ये जो G है इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ये जो G है इसकी वैल्यू किसने बताई थी, तो हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। ये भी याद रखना, स्पेस थोड़ा कम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपसे पूछता है कि स्टेट करो और इसे डिराइव करो, तो हम बताएंगे कि सर सबसे पहले तो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कैसे, बाई सम फोर्स, कोई तो फोर्स है और उसी फोर्स का हमने क्या नाम रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये फोर्स कितना होता है, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिया जिनका मास कितना था, इनका मास हमने लिया है m1 m2 और उनके बीच की दूरी क्या ली है स्टूडेंट्स हमने d। तो देखो क्या हो जाएगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ये पहला इक्वेशन है आपका। दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को हमने कंबाइन करके ये वैल्यू निकाली। अब हमें पता है कि सर जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है कांस्टेंट, तो यहाँ उस कांस्टेंट का क्या नाम है, कैपिटल G। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन। जी की वैल्यू अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसलिए मैं बता रहा हूँ, साइड में लिखा हूँ, शायद आपको क्लियर ना दिखे। और इसके बारे में हमें जिसने बताया था वो था हेनरी कैवेंडिश। ओके, इट वॉज नॉट न्यूटन। यहाँ तक याद रखो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई बात, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई टॉपिक ना समझ में आए, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ओवर दिस प्लेस एंड ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू।